Okay, जी. So we are going to discuss the four tests of segment reporting. ये डिसाइड करेंगे कि कौन से सेगमेंट को हमने रिपोर्ट करना है और कौन से सेगमेंट को रिपोर्ट नहीं करना. तो ये बात तो क्लियर है कि हमने ये टेस्ट हर सेगमेंट पे अप्लाई करने हैं और फिर इन टेस्ट की बेस पर डिसाइड होगा कि किसकी हमने सेपरेट रिपोर्ट बनानी है जो रिपोर्टेबल है उसकी, और कौन सा नॉन रिपोर्टेबल है जिसकी रिपोर्ट नहीं बनेगी. तो बड़े सिंपल से हैं चार टेस्ट, इनमें कोई मसला नहीं है. देखें, एक बिजनेस का होता है टोटल रेवेन्यू, राइट, और एक होता है टोटल एसेट, जो हमें मालूम है बैलेंस शीट में लिखे होते हैं. ठीक है, टोटल रेवेन्यू हमें इनकम स्टेटमेंट में मिल जाता है. इसी तरीके से है होता है बिजनेस का टोटल रिजल्ट, यानी कि बिजनेस के टोटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट और इन द फॉर्म ऑफ लॉस. ये तीन चीजें, ठीक है, ये बड़ी बेसिक सी हैं. टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू and the total financial performance, either profit or loss, right? अच्छा, यही तीनों चीजें हर सेगमेंट की भी होंगी. हर सेगमेंट के भी अपने अलग से एसेट्स होंगे, हर सेगमेंट के अपने अलग से रेवेन्यू होगा, हर सेगमेंट के अपना अलग से एक रिजल्ट होगा, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. ठीक है, अब ये तीन टेस्ट मैं आपको इकट्ठे बता रहा हूँ. पहला टेस्ट, अगर आपके सेगमेंट का रेवेन्यू आपके बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 10% या इससे ज्यादा हो, राइट, अगर आपके सेगमेंट का रेवेन्यू आपके बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 10% या उससे ज्यादा हो तो ये रिपोर्टेबल होगा. ये एक सिंपल सा टेस्ट है. ठीक है, सेम बेस पर अगर आपके सेगमेंट का एसेट बिजनेस के टोटल एसेट के 10% से ज्यादा या उसके बराबर हो तो ये रिपोर्टेबल होगा. ठीक है, इसी तरीके से आपके सेगमेंट का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अगर आपके बिजनेस के टोटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के 10% के इक्वल या उससे ज्यादा हो तो ये सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा. बहुत सिंपल सी बात है. यानी कि ओवरऑल सेगमेंट का एसेट, सेगमेंट का रेवेन्यू और सेगमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आपके बिजनेस के टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू और टोटल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का 10% या उससे ज्यादा है तो ये सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा. ठीक है, और इन तीनों का इकट्ठे होना जरूरी नहीं है. यानी कि अगर कोई ऐसा सेगमेंट है कि जिसका रेवेन्यू और एसेट तो 10% से कम है लेकिन उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 10% या उससे ज्यादा है तो वो रिपोर्ट होगा, उसके अलग से रिपोर्ट बनेगी. ठीक है, इसी तरीके से किसी में बाकी दो चीजें पूरी नहीं होती लेकिन रेवेन्यू वाला टेस्ट आता है 10% या उससे ज्यादा तो वो भी रिपोर्टेबल होगा. और किसी में अगर मतलब इनके इन तीनों में से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस टेस्ट, रेवेन्यू टेस्ट, एसेट टेस्ट, इन ये तीनों आ जाए तो तब भी रिपोर्टेबल है. तीनों में से कोई एक में आ जाए रिपोर्टेबल तब भी रिपोर्टेबल है. वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. अच्छा जी, फोर्थ टेस्ट ये है कि आपके जो टोटल सारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं वो आपके बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 75% शो करना चाहिए. यानी कि जब तक आपके टोटल सेगमेंट इतने नहीं हो जाते कि वो आपके बिजनेस के टोटल रेवेन्यू का 75% रेवेन्यू एक्यूमुलेट करके शो करें तो तब तक आप सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं कर सकते. सो यू नीड टू ऐड मोर सेगमेंट एंड मोर सेगमेंट टू मेक इट एटलीस्ट 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस. तो ये चौथा टेस्ट है. ठीक है, अच्छा, अब जब आप इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं कि जिनकी बेस पे आप कर सकते हैं. लाइक हम कहते हैं कि मैनेजमेंट जिस भी सेगमेंट को रिपोर्ट करना चाहे तो अपनी डिस्क्रिप्शन को उसको रिपोर्ट कर सकती है, किसी को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. IAS को 17 को इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम तब होगा कि जब एज पर रूल्स कोई सेगमेंट रिपोर्ट होना चाहिए और मैनेजमेंट उसको रिपोर्ट ना करे तो फिर प्रॉब्लम होगा. फिर हम कहेंगे कि आपकी रिपोर्ट गलत है, डेफिशिएंसी है, इसमें ये चीज़ ऐड करें, इस सेगमेंट की अलग से रिपोर्ट ऐड करें. लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि जो क्वालिफाई नहीं करता सेगमेंट, कोई भी टेस्ट क्वालिफाई नहीं करता, लेकिन मैनेजमेंट का ख्याल है कि हमें इसको अलग से शो करना चाहिए, इसको हाईलाइट करने की जरूरत है, दिस सेगमेंट हैज सम पोटेंशियल, इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे, ड्यू टू एनी अदर रीजन दे वांट टू रिपोर्ट इट एज अ सेगमेंट, तो मैनेजमेंट अपने डिस्क्रिप्शन पे
सेगमेंट कोई सा सेगमेंट सेलेक्ट कर सकती है रिपोर्ट करने के लिए अदर देन दीज टेस्ट। प्लीज बी श्योर अबाउट दिस कि जो टेस्ट के थ्रू क्वालिफाई हो रहे हैं सेगमेंट वो तो होने ही होने हैं। मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन की बात वहाँ कर रहे हैं कि जो क्वालिफाई नहीं होते और मैनेजमेंट चाहती है कि इनको भी रिपोर्ट करें तो वो उसकी मर्जी है। अच्छा, फिर तीसरी बात ये है कि आपका कोई ऐसा सेगमेंट है कि जो लास्ट ईयर आपने रिपोर्ट किया था, जो पहले मैंने आपको टेस्ट बताया ना, 10% रेवेन्यू, 10% एसेट और 10% फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाला, अगर इन तीनों में से किसी एक वजह से आपने कोई ऐसा सेगमेंट जो लास्ट ईयर रिपोर्ट किया था और इस साल चाहे वो क्वालिफाई नहीं कर रहा इन तीनों टेस्टों में से कोई भी, तब भी आप उसको इस साल भी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, जो पहला मैंने आपको टेस्ट बताए थे 3, एसेट, रेवेन्यू और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 10% वाला, उन तीनों में से किसी एक वजह से भी अगर लास्ट ईयर एक सेगमेंट रिपोर्ट किया था और इस साल वो क्वालिफाई नहीं करता तो इन टेस्ट को, तो तब भी हम उसको रिपोर्ट करेंगे। क्यों? इसलिए ताकि लास्ट ईयर की सेगमेंट रिपोर्ट और इस ईयर की सेगमेंट रिपोर्ट का कंपैरिजन हो सके। जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको इन दोनों को कंपेयर कर सकें। ये वजह है ना कि जब भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं, रियल टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वो एटलीस्ट 2 सालों की बनी होती हैं, चाहे वो इंटरम हो चाहे वो आपकी फाइनल कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हो। 2 सालों की इसीलिए होती हैं ताकि हम उसका कंपैरिजन कर सकें। तो अच्छा, तो आप अगर पिछले साल का करेंगे तो इस साल भी आपने उसको, पिछले साल अगर किया था तो इस साल भी हम उसको रिपोर्ट करेंगे। सिंपल। यहाँ तक आई होप क्लियर है। अच्छा, अब ये सारा हो गया, हमने इसकी टाइप्स डिस्कस कर ली, रीजंस डिस्कस कर ली, हमने 4 तरह के टेस्ट डिस्कस कर लिए और 2 और चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, मैनेजमेंट डिस्क्रिप्शन और लास्ट ईयर अगर रिपोर्ट हुआ था तो इस साल भी हमें उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हमारे जो 4 बेसिक चीज़ें हैं इस टॉपिक के अंदर। अब हमारा सेगमेंट रेवेन्यू है, सेगमेंट एक्सपेंस है, सेगमेंट एसेट है और इसी तरीके से हमारी सेगमेंट लायबिलिटी है। एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस, हम बड़े वेल फेमिलियर हैं इन सारी टर्म्स के साथ। अब तो आपका 8वां सेमेस्टर है, इसके बाद इंशाल्लाह पास आउट हो जाएंगे, तो इनको तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है और रेवेन्यू क्या है, ये हमें पता है। हम ये डिस्कस करेंगे कि सेगमेंट का रेवेन्यू, सेगमेंट के रेवेन्यू, एक्सपेंस, लायबिलिटी, एसेट की भी वही डेफिनेशंस हैं ऑब्वियसली जो एक प्राइमरी डेफिनेशन इन सारी चीज़ों के लिए हैं। सेगमेंट रेवेन्यू रिपोर्ट करने के लिए कौन से रेवेन्यू ऐड होने चाहिए और कौन से नहीं, ये डिस्कस करेंगे। सेगमेंट का एक्सपेंस रिपोर्ट करने के लिए कौन से एक्सपेंसेस ऐड होने चाहिए, कौन से नहीं, ये डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से सेगमेंट के एसेट और उसकी लायबिलिटीज जब हम लिखेंगे रिपोर्ट के अंदर, तो उसमें क्या चीज़ें एसेट और लायबिलिटी ऐड होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इन चारों चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं दोबारा आपके साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि एक बिजनेस है विच इज़ द बिगर पिक्चर, और फिर उसके कंपोनेंट्स हैं सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। ठीक है। तो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारा रेवेन्यू, बहुत सारे एसेट और बहुत सारी लायबिलिटीज ऐसी होंगी जो ओवरऑल बिजनेस लेवल पर हो रही होंगी। ठीक है। कंपनी ABC, कंपनी XYZ, तो कंपनी XYZ के बहुत सारे खर्चे होंगे ओवरऑल, बहुत सारे उसके रेवेन्यूज होंगे, बहुत सारे एसेट उसके होंगे, बहुत सारी लायबिलिटीज उसकी होंगी। ठीक है। इसमें से कुछ एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस ऐसे होंगे जो शेयर्ड होंगे, यानी कि सेगमेंट A, B और C तीनों वो शेयर करते हैं। रेवेन्यू का हिस्सा तीनों में जाएगा, एक्सपेंस का हिस्सा तीनों में जाएगा, एसेट का हिस्सा तीनों में जाएगा, लायबिलिटी का हिस्सा तीनों में जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि सेम प्रोपोर्शन के साथ जाएगा, बट तीनों में जाएगा। रीजनेबल बेस कोई भी हो सकती है, उसको डिस्कस करते हैं अभी आगे। इसी तरीके से बहुत सारे एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट और लायबिलिटी ऐसे होंगे जो सेगमेंट स्पेसिफिक होंगे, वो सेगमेंट के अपने अपने होंगे। वो डिपेंड करता है सेगमेंट के नेचर ऑफ बिजनेस पर। किसी सेगमेंट के कुछ और तरह के एक्सपेंसेस होंगे, किसी के कुछ और तरह के। कोई सर्विसेज बेस्ड है तो उसका सर्विसेज रेवेन्यू होगा, कोई अगर ट्रेडिंग बेस्ड है हमारा सेगमेंट तो उसका और तरह का सेल्स रेवेन्यू होगा। इसी तरीके से अगर एसेट्स की बात करें तो अगर कोई सर्विसेज बेस्ड हमारा सेगमेंट है
तो उसके एसेट्स ऑल टुगेदर विल बी डिफरेंट, लाइक यूनिवर्सिटीज़ के एसेट डिफरेंट होते हैं। अगर कोई प्रोडक्शन कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न है, तो उसमें मशीनरी आ जाएगी, आपकी और बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, वो एसेट बिल्कुल और तरह के होंगे। तो हर सेगमेंट के अपने एसेट, अपनी लायबिलिटी, अपने एक्सपेंस, अपने रेवेन्यू, और इसी तरीके से ओवरऑल बिजनेस के जो शेयर होते हैं सारे सेगमेंट्स में। और कुछ बिजनेस लेवल पर इस तरह के एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट और लायबिलिटीज होंगी कि जो बिजनेस लेवल पर ही हैं, उनका किसी सेगमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो एक बात याद रखें, जब हम एक्सपेंसेस और एसेट की, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेटिंग ऑपरेशंस, उस सेगमेंट के डायरेक्ट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व होने वाले, उसके थ्रू जनरेट होने वाले एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, और इसको आपने अपने माइंड में रखना है। सो अगर हम डिस्कस करें सेगमेंट रेवेन्यू को, तो अब मैं सेगमेंट रेवेन्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सेगमेंट रेवेन्यू दो तरह का हो सकता है ब्रॉडली, एक आपका इंटरनल हो सकता है और एक एक्सटर्नल हो सकता है। लाइक अगर मैं एक्सटर्नल की बात करूं तो मैं कहता हूं कि कंपनी, जो सेगमेंट ने जो चीज़ें कंपनी से बाहर कस्टमर्स को बेची हैं, वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। ठीक है, कंपनी से बाहर कस्टमर्स को बेची हैं, वो डायरेक्ट रेवेन्यू है। और अगर सेगमेंट ने कंपनी के अंदर ही दूसरे सेगमेंट को चीज़ें बेची हैं और उससे रेवेन्यू आया है, तो ये इंटरनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो हमारे पास इंटरनल रेवेन्यू भी होगा और एक्सटर्नल रेवेन्यू भी होगा। तो इन दोनों का हम देखेंगे कि हमने इसको किस तरह से डील करना है। फिर इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स होंगी, उनके बारे में भी हम देखेंगे कि उनको रेवेन्यू में किस तरह से डील करना है। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के अगर कोई रेवेन्यू होगा, तो उसको, जैसे मैंने आपको बता दिया, कि उसको हमने यहाँ पर कंसीडर नहीं करना, इल्ला ये कि वो सेगमेंट में उसका कोई शेयर आता हो, तो जो रीजनेबल बेसिस पे उसके प्रोपोर्शनेट बनेगी, उस हिसाब से हम इसको ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जो हमारे नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज होंगे, उसको भी हम यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे।